नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ऑक्सीजन की सप्लाई के सवाल पर देश की राजधानी दिल्ली और देश के कई हिस्सों में हाहाकार मचा हुआ है और अब अस्पतालों से लेकर तमाम जनता को सिर्फ अदालतों से ही आस है कि वो टूटती सांसों की डोर को थामने में कोई मदद करा सकती। इसकी वजह यह है कि दिल्ली में भी ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं पड़ रही है और आलम यह है कि दिल्ली में ऑक्सीजन के सवाल पर केंद्र सरकार और अदालतों में ठनी हुई है। आज दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उसने अवमानना के लिए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। तो ये सांसों की जंग जो चल रही है अदालतों में, दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? लोग ऑक्सीजन की कमी से रो रहे हैं। अवमानना की कार्रवाई का इरादा नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। केंद्र को कल विस्तृत हलफनामा देने की जरूरत नहीं है। कहा कि कहां से ऑक्सीजन आएगी, कैसे सप्लाई होगी, इसकी जानकारी देनी होगी। कैसे सप्लाई सुनिश्चित करेंगे, यह कल केंद्र को बताना है सुप्रीम कोर्ट में। ऑक्सीजन प्रबंधन मुंबई मॉडल से सीखें, यह केंद्र को कहा गया है। अब केंद्र सरकार ने जवाब में क्या सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब, दिल्ली को 550 टन ऑक्सीजन सप्लाई की गई है। इससे दिल्ली का काम चल सकता है। 9000 टन ऑक्सीजन कॉमन पूल में रखा है। उत्पादन ठीक है, कंटेनर और सिलेंडर की व्यवस्था ही सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, सरकार कम से कम मान रही है कि समस्या है। अब तक तो वो कह रहे थे कि कोई शॉर्टेज ही नहीं। राज्यों को देने में व्यवस्था का प्रश्न है। आज ऑक्सीजन की सप्लाई और उसकी उपलब्धता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में भी आज सुनवाई हुई। क्या कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने, आपको बताते हैं। ऑक्सीजन स्टोरेज में सेना की इंजीनियरिंग कोर से मदद ली जाए। पेट्रोलियम की तरह ऑक्सीजन उत्पादन, परिवहन, स्टोरेज, ये सारी चीजें हों। सेना का फील्ड अस्पताल बनाना ही काफी नहीं है। ऑक्सीजन परिवहन में सशस्त्र बल की मदद ली जानी चाहिए। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे आज मेहमानों का। प्रदीप राय उपाध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और देश रतन निगन, राजनीतिक विश्लेषक, और आप भी वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। राय साहब, सबसे पहले बात तो मैं आपके पास आना चाहता हूं। अदालतों में ये सांसों की जंग चल रही है, लेकिन पिछले कई हफ्ते से हम देख रहे हैं कि बहुत ही तीखी टिप्पणी, मौखिक बयान दिल्ली हाईकोर्ट में भी आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आ रहे हैं, पर केंद्र उस पर अमल नहीं कर पा रहा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप 700 मीट्रिक टन दीजिए, वो केंद्र सरकार नहीं दे पाई है। समस्या कहां है आपके हिसाब से? देखिए, समस्या केवल एक चीज में है, जो राजनीति है उसमें आपको तैयारी भी करनी पड़ती है। जब आप प्रशासन का काम करते हैं तो उसी समय आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे आने वाली समस्याएं क्या होंगी। जो दूरदर्शिता है, अगर आपकी उसमें कोई कमी रही तो फिर आप ये काम करने में दिक्कत होती है। जैसे पिछले साल मार्च से हम लोग लॉकडाउन के साथ साथ इस समस्या को झेल रहे हैं। उस समय हमारे यहाँ बीमारी उतनी नहीं थी और हमारे यहाँ उस तरह की जरूरत भी समझी नहीं गई, बल्कि यहाँ तक समझा गया कि शायद ये बीमारी हमारे यहाँ से निकल चुकी है। जब आज ये परिस्थिति आई है तब हम लोग इस पे लगे हैं। मुझे ध्यान है कि मैं लखनऊ हाईकोर्ट में एक मैटर के लिए गया था, जहां पर ऑक्सीजन सप्लाई से रिलेटेड मैटर था, और उसमें यह था कि कई हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की जा रही है, जबकि उसमें गोरखपुर के बच्चों की मौत का हवाला दिया गया था। मैं उस मामले में अपीयर कर रहा था। कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया था यूपी सरकार को कि आप ऑक्सीजन के प्रॉपर इंतजाम करिए और जितने भी हॉस्पिटल्स आपके हैं वहां पर इसकी ठीक व्यवस्था कराइए। मगर जो इसका मतलब निकाला गया, उसमें यह समझा गया कि शायद ये कोई ऑक्सीजन की कंपनी वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए हॉस्पिटल्स के अंदर। इसी तरह से मैं देखता हूं कि कई बार जब इस तरह की समस्या आती है तब आप उसके निदान पे लगते हैं, और खास करके जहां पर जिंदगी और मौत का सवाल हो, वहां पर समस्या आने के बाद निदान का मतलब यह है कि मौत पहले हो जाएगी, उसके बाद आप उस पर मंथन करते रहेंगे।
तो मौत पे मंथन करने का सवाल आ गया। अब जबकि करना ये चाहिए था इनको, ये सारे इंतजाम पहले करने चाहिए थे। हर राज्य सरकार से इनको पूछना चाहिए था कि आपके पास कितने हॉस्पिटल्स हैं, आपको कितने की जरूरत है और उस जरूरत को हम पूरा कैसे करेंगे। जैसे मुझे ध्यान है, आप देखिए जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है 35 की पड़ती है, और ये जो मेडिकल ऑक्सीजन है 15 रुपए की पेमेंट है, कैपिंग है उसके ऊपर। तो 15 रुपए की ऑक्सीजन कोई नहीं देनी पड़े, इसलिए इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जितने लोगों के पास प्रोडक्शन था भी, वो चाहते नहीं थे कि हॉस्पिटल्स को दिया जाए। ये समस्या इस तरह की थी। बाद में खैर सरकारों ने उस पर नियंत्रण किया और ये तय कर लिया कि सप्लाई के फर्स्ट राइट मेडिकल को होगा और उसको देना शुरू किया। रहा सवाल दिल्ली का, अब दिल्ली के पास तो ना सुविधा है ना संसाधन है। अब आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बॉम्बे से सबक लीजिए। प्रॉब्लम क्या है कि बॉम्बे एक शहर है, मगर बॉम्बे के पास बाकी राज्य भी तो हैं जहां पर उनके ऑक्सीजन से रिलेटेड उनके संयंत्र लगे हुए हैं और वहां से उनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि छोटी छोटी समस्याएं जहां पर कानूनी रूप से छोटी बहुत नोटिफिकेशन, थोड़े बहुत अमेंडमेंट करके आप बहुत सी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे अभी आपको इंजेक्शन ही मंगाना हो, कोई अभी आपको कोई दवा मंगानी हो, अभी आपको कोई इक्विपमेंट मंगाना हो, तो अब जाकर के धीरे धीरे सरलीकरण की प्रक्रिया आप कर रहे हैं। जबकि ये होना क्या चाहिए था कि आप इसको भापते हुए पिछले 6 महीने 8 महीने पहले इसके प्रोविजन कर देते। बिल्कुल, लोग इसको कर सकते थे। तो वो चीजें तौर पे जो आप जो वो सारी चीजें नहीं हुई, पहने और ये करें। बिल्कुल, मास्क वगैरह नहीं, व्यवस्था का भी इंतजाम करना चाहिए था, वो बात सही है। लेकिन अब भी क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए प्रदीप जी, अभी मैं देशरत्न निगम जी से पूछूंगा तो ये कहेंगे कि सारी व्यवस्था जो राज्य थे वो जितना बता रहे थे कि उनको आवंटन चाहिए उसी हिसाब से हुआ। अब राज्यों ने बढ़ा दिया, उनकी दलील ही यही है। देशरत्न निगम जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और केसी मित्तल जी भी सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। देशरत्न निगम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या कहेंगे? प्रदीप जी का ये कहना है कि ये व्यवस्था की खोट है, इसके लिए आप और किसी चीज को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। देखिए संकेत जी, पहले तो मैं बता दूं, सबको ये समझना चाहिए ये महामारी है, और महामारी में इस बार जिस वायरस ने अपना व्यवहार और आचरण किया है वो किसी से भी छुपा नहीं है और अचानक हुआ है, और एक नए एज ग्रुप को इसने हमला किया है। जो आपके 35 से कम के लोग हैं उन पर भी हमला हुआ है और अचानक हुआ है। दुनिया में कहीं पे भी देखें, इंटरनेशनल में जब सेकेंड वेव गई है तो उसने ऐसा ही विनाश किया, एकदम से ऊपर गई है, एकदम से नीचे आई है। आपकी जो व्यवस्था है वो ओवरलोडेड हो गई है और उसमें कहीं ना कहीं और सुधार की ज़रूरत है, इसमें तो कोई दो राय और दो मत नहीं है। रही ऑक्सीजन की सप्लाई, जैसे सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ, उन्होंने कहा कि हमने 700 मीट्रिक टन बोल दिया है, तो इसलिए कोशिश करी जाए कि ये उनको दिल्ली को दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें तो सारे भारत को देखना है, इसलिए एक ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने बात करी कि उस पर वो विचार करें और देखें कि क्या है, कितनी तरीके से इसको हम ले सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ राज्य सरकारें भी हैं, राज्य सरकारें चुनी जाती हैं अपना कर्तव्य करने के लिए। केंद्र का काम है अपने क्षेत्र में वो काम करें, तो केंद्र तो अपनी तरफ से कर ही रहा है। और हमारे यहाँ ये तो मानना पड़ेगा, जो क्रायोजेनिक टैंकर्स है जिससे कि लिक्विड ऑक्सीजन जाता है उसकी कमी थी, जिसको कि विदेश से मंगाया गया है। सिलेंडर्स की कमी थी, उनको भी लाया गया है। लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह से केंद्र पे डिपेंड कर रही है। वो अपने यहाँ प्लांट्स लगा सकती थी, पीएम केयर फंड से 162 प्लांट्स का गया, कुछ राज्यों ने लगाए कुछ ने नहीं लगाए, जिसमें दिल्ली अच्छा, भी मेरा बस एक चीज ये कहना है देशरत्न जी, मुझे ये बताइए कि ये तो चीज जब जाने बच जाएंगी उस समय भी ये विश्लेषण हो सकता है। अभी तो जो लोग जिनका ये ऑक्सीजन टैंकर के ना पहुंचने से दम घुट रहा है, उन लोगों को किस तरीके से जरूरत मुहैया कराई जाए। दिल्ली बड़े अजीब से, जैसे अभी प्रदीप जी बता रहे थे, मुंबई का उदाहरण दिल्ली में नहीं लिया जा सकता। मुंबई के पास और भी संसाधन है महाराष्ट्र में जो डाइवर्ट किए जा सकते हैं, दिल्ली के पास तो कुछ भी नहीं है। अब ये पहले होना चाहिए था वो वाला विश्लेषण, अभी ताकि लोगों की सांसें चलती रहें, उसके लिए आपको नहीं लगता है कि एक प्रावधान होना चाहिए? देखिए आप एकदम बात सही कह रहे हैं कि दिल्ली को उसकी ज़रूरत के अनुसार मिलना चाहिए। कहीं 300 मीट्रिक टन से लेकर 585 टन तक बढ़ाई गई है, लेकिन दिल्ली देखिए राजधानी भी है। केंद्र सरकार अगर मुहैया कराता है तो उसको उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, और उन दिल्ली की क्या ज़रूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि एक ऑडिट कमेटी बनेगी, वो तय करेगी कि किस हिसाब से। लेकिन देखिए ऐसा है, दिल्ली तो कह रही है ना कि हमारी डिमांड ये है। हाँ, अब वो आपूर्ति नहीं हो पा रही,
यहां तक कि जितना आपने आवंटन किया दिल्ली को उतना भी नहीं आ पा रहा है। यही तो चुनौती है असली। देखिए, मैं मित्तल साहब के पास भी जाना चाहता हूँ। एक सेकंड आपको मैं ये बता दूं कि मित्तल ये साहब भी जो हैं हमारे साथ। ऑक्सीजन जो आ रही है, ऑक्सीजन जो आ रही है उसको लाने में भी बहुत तेजी से नहीं आ सकती, क्योंकि वो तो जो फिर आपके ये चीज टैंकर्स क्यों हैं वो बोली बहुत जा रही है तेजी बार से बार कि कोई शॉर्टेज नहीं है? शॉर्टेज है ना। लॉजिस्टिक्स की है, लॉजिस्टिक्स अरे का किसी इशू भी आ रहा चीज है। की हो, देखिए आप मुझे बताइए कि अगर वो ऑक्सीजन मरीजों तक नहीं पहुंच रही तो शॉर्टेज है, चाहे वो देखिए, लॉजिस्टिक्स में हो या प्रोडक्शन में हो, दोनों चीजों में। मित्तल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मरीजों के लिए शॉर्टेज है। एक सेकंड। हाँ मित्तल जी, मैं आपका मत जानना चाहता हूं। देखिए, कई हफ्तों से ये मामला अदालतों में चल रहा है। मित्तल साहब, आपको क्या लगता है कि फौरी तौर से राहत देने में क्यों दिक्कत आ रही है केंद्र सरकार को? देशरतन जी बहुत कुछ डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। अब इनको मैं क्या कहूं, सच्चाई क्या है आप ये जान लीजिए, और आप सबको भी पता है ऑक्सीजन की किल्लत दिल्ली में कब से हो रही है, कितने कितने हफ्ते हो गए, कैसे लोग मर रहे हैं। क्या हम एयर लिफ्ट नहीं कर सकते ऑक्सीजन दिल्ली के लिए? क्या हम रातों रात ऑक्सीजन ला नहीं सकते दिल्ली के लिए? उसके लिए कोई हफ्ता, 10 हफ्ता, 3 हफ्ता, कितना टाइम लगेगा? हमें अदालत में जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? आप ओवरबर्डन कर रहे हैं कोर्टों को भी। जो जिम्मेवारी सरकार की है, अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभाती है सरकार? लोग मर रहे हैं, आप ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप उसको डिफेंड करेंगे कि कोई बहाना, ये बहाना, लॉजिस्टिक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो कौन सी बात हो गई? फिर तो आपने लोगों को यही कह दिया, भैया आप मरो, मरते रहो, हमारे बस का नहीं है। वैसे आज की सिचुएशन ये आ चुकी है। अब आप देखिए, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया 700 मैट्रिक टन का, सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को तो डिस्टर्ब नहीं किया। आपने क्यों नहीं प्रोवाइड किया? मुझे समझ में नहीं आ रही। जो एक ऐसी चीज है जिसके बगैर आदमी जी नहीं सकता है, उसके लिए हम किसी तरीके का वाद विवाद करें, उसके लिए हम किसी तरह के तर्क देने की कोशिश करें, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये एक सभ्य बात होगी। उस पर बहस, लेकिन मैं तर्क पर समझना चाहता हूं कि क्यों नहीं दे पा रहे। उनका ये कहना है हमारे पास संसाधन, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है। प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे ये बताएं कि यदि आपको सुझाव देना होता या केंद्र का प्रतिनिधित्व करना होता अदालत में, अदालत छोड़ दीजिए, केंद्र को सलाह देनी होती, इससे कैसे निपटते? देखिए, ऐसा है कि आपको सबसे पहले जो आप पीएम केयर फंड की बात कर रहे हो, चाहे आपने जो हॉस्पिटल्स के मॉडर्नाइजेशन की बात आप कर रहे हैं, तो पिछले 5 सालों में आपने मॉडर्नाइजेशन के तौर पे ऑक्सीजन की फैसिलिटीज कहाँ पे दी है? पीएम केयर फंड से कितने सेंटर लग गए? 2-3 को छोड़ दें तो बाकी लग नहीं पाए। और जिस कंपनी को ये दिया गया था कामकाज, वो भी कंपनी फरार है, कहीं पे उसको ढूंढा जा रहा है। तो मेरा केवल ये कहना है कि जब आप सरकार चलाते हैं तो आपको कोई, मैं नहीं कहता कि हमें कोई सरकार की आलोचना करने की जरूरत, सरकार की मंशा नहीं होती है कि किसी की मृत्यु हो जाए, लेकिन सरकार की नीति और नियत के साथ साथ उनको उस बात पे नजर रखनी होती है कि हम जिस काम को करना चाहते हैं वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सारा सिस्टम तो एक जैसा नहीं चलेगा। अब अगर आप देखिए, जो ऑक्सीजन की सप्लाई का जहां तक मामला था, कम से कम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को तो आप बंद ही कर देना था पहले दिन ही। दूसरी बात यह है कि आपको सरकारों को सुझाव देने के बजाय आपने जो जो एरिया एलोकेट किया था, उस एरिया के अंदर आपके लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही देना था, हेल्थ मिनिस्ट्री को देना था, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि नहीं दिया, और दिया तो आदमी ने काम किया कि नहीं किया, ये दोनों बातें कौन देखेगा? और ये कोई एक दिन की तैयारी नहीं है कि अब आप आग लग गई तो आप पानी लेके दौड़ रहे हैं। ये काम पहले से होता है, आपकी नीति पहले बननी चाहिए। मैं आपको यही उदाहरण दे रहा था कि पिछले साल, मुझे याद है कि पिछले साल से भी पहले के 2 साल हो गए, नवंबर का महीना था जब लखनऊ हाईकोर्ट में ऐसा ही मैटर आया था, और वहां पर सरकार का पक्ष ये था कि ऑक्सीजन की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, जबकि उसमें भी गोरखपुर में बच्चों की जो काला बुखार होता है, मस्तिष्क ज्वर होता है, उसकी वजह से उनकी मृत्यु की बात कही गई थी। तो मेरा ये कहना है कि जब सरकार किसी काम को करना चाहती है तो उसकी नियत, नीति और साथ साथ उसकी प्यारी नजर, ये अगर तीनों में कहीं कोई कमी होगी अगर, तो आप ये मान के चलिए कि व्यवस्था का जो सिस्टम का है वो फेल्योर हो जाएगा, व्यवस्था वहां पर टूट जाएगी। और आपकी जो मंशा कैसी भी हो, उस मंशा का मतलब नहीं है जब तक कि परिणाम नहीं मिले। किसी के घर में मान लीजिए मौत हो जाए, उससे आप बोलिए कि सरकार की नीति बहुत अच्छी थी, अरे नीति का क्या करेंगे? और जब आपको कोर्ट डायरेक्शन दे रही है, और ठीक है, कंटेंट की नौबत कहां से आ गई? नौबत इसलिए आई कि कोर्ट फ्रस्ट्रेट हो रही है कि आपको हम कुछ कह रहे हैं और आप कर नहीं पा रहे हैं। आखिर कौन सा दिन आएगा? हम लोगों ने, अभी बताऊं मैं आपको कि हम लोगों ने माननीय मुख्य न्यायाधीश से बात करके सुप्रीम कोर्ट की अपने अधिवक्ताओं का चैम्बर ऑफर किया सरकारों को, लेकिन ऑक्सीजन उनके पास नहीं है, वो कहां से कर पाएंगे?
ये सबसे जरूरी चीज है कि जो आपके जीवन रक्षक प्रणाली से संबंधित बातें हैं, आप झज्जर में ले जाके इलाज करा रहे हैं, एम्स आपका भरा हुआ है, आरएमएल भरा हुआ है, सारे हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। आप बड़े से बड़े आदमियों रूम लेके दिखा दीजिए मुझे, आपको कोई और प्रॉब्लम हो जाए, आप एक एक आदमी के लिए मैं बताऊं आपको कि पिछले 1 महीने से हर क्षण और हर मिनट अगर कोई कॉल हम लोग को आती है, सर बेड दिला दें, सर इंजेक्शन दिला दें। एक रेमडेसिविर इंजेक्शन है, आपको वो नहीं मिल रहा था, बाद में आपने नीति बनाई कि ये इंजेक्शन हम लोग सीधे तौर पे जो ड्रग कंट्रोलर के हाथ में होगा और वहां से बचेगा। छोटी छोटी बातें, जाहिर सी बात है, बातों को आपने ध्यान नहीं रखा, इसलिए हमें झेल रहे हैं। बिल्कुल, एक चीज तो साफ थी कि कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। जिस तरीके से महामारी अपने द्वितीय चरण में आई, इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। दोष नहीं दे रहे, लेकिन सवाल यही पूछ रहे हैं कि तैयारी कहां है, और अब भी जो तैयारी के कदम हम उठा रहे हैं, क्या वो काफी हैं, वो प्रभावी हैं? बस यही सवाल है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और भारत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने कहा है कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन कब आएगी ये पहले से बताना मुश्किल है। उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि नई लहर के लिए तैयार रहना चाहिए, ये बहुत नाजुक वक्त है। A phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully incrementally, but we should prepare for new waves.